देखो सीईटी की जो प्रथम पारी 4 फरवरी 2023 को जो पेपर हुआ था ना 12वीं लेवल 2 का, उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन। जिसमें देखो पहला क्वेश्चन था, मालपुरा करौली मैदान भाग है। मालपुरा करौली कौन से बेसिन का भाग है? तो ये बनास बेसिन का भाग है। और ये मोस्टली कौन कौन से राज्यों में है? देखो मुख्यतः टोंक है, सवाई माधोपुर है, अजमेर है, करौली में है। अब देखो उत्तरी पूर्वी मैदान है ना जो अपना, ये 4 बेसिनों में बटा हुआ है। एक तो चंबल बेसिन है, एक बनास बेसिन है, एक माही बेसिन है, और कभी कभी ये बाणगंगा बेसिन भी इसी में काउंट करते हैं। ठीक है, तो अब देखो बनास बेसिन है, ये खुद 2 भागों में है। 2 भागों में कौन कौन सा? उत्तरी पूर्वी मैदान, जिसको तो बोलते हैं मालपुरा करौली का मैदान। उत्तरी पूर्वी जो मैदान है ना, वो तो मालपुरा करौली का मैदान। और इसका जो दूसरा भाग है ना, मेवाड़ का मैदान, दूसरा भाग उसका नाम है मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ के मैदान में कौन कौन से क्षेत्र आते हैं? एक तो पीटमांड का मैदान आता है, एक माल खेराड़ का मैदान आता है। ये दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती है। जो चीज़ें पूछी जाती हैं मैं उन्हीं को आपके साथ व्याख्या करके बता रही हूँ। देखो एम हेरोन ने एक बात बोली थी इस मालपुरा करौली के मैदान में। मालपुरा करौली का मैदान तृतीय पेनीप्लेन है, यानी समप्राय मैदान है। ये तीसरा पेनीप्लेन क्या होता है? ऐसा मैदान जो नदियों द्वारा कट जाए, यानी नदियों द्वारा जो कटा फटा मैदान हो जाए ना, उसको बोलते हैं। तो ये बात किसने बोली थी? एम हेरोन ने बोली थी। अब देखो एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कातले क्या है? तो कातले देखो चुन्ने पत्थर की पट्टियों को स्थानीय भाषा में कातले कहा जाता है। चुन्ने पत्थर की जो पट्टी होती है ना, उनको स्थानीय भाषा में कातले कहते हैं। और ये कातले भी कहाँ है? मालपुरा करौली के मैदान में ही है। कातले कहाँ पाए जाते हैं? आगे क्वेश्चन ये भी आ सकता है, तो आपको ध्यान रखना है ये कि कातले होते क्या हैं। अब देखो बनास बेसिन। बनास बेसिन क्या है? जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। जो आपका दूसरा बेसिन है ना, बनास बेसिन, ये बनास बेसिन है, जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। बनास नदी का घाटी वाला क्षेत्र भूरी मिट्टी से बना हुआ है। देखो 2 क्वेश्चन है यहाँ पे। बनास बेसिन पूरा पूछा जाए तो वो तो जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी पूछी जाती है। इसमें दोनों क्वेश्चन अलग अलग है, ये पूछे हुए क्वेश्चन भी है ये। तो बनास बेसिन तो जलोढ़ मिट्टी से है, और बनास नदी घाटी का जो क्षेत्र है ना, वो भूरी मिट्टी से बना हुआ है। केवल नदी जहाँ से जाती है ना, नदी घाटी वाला, वो भूरी मिट्टी से बना हुआ है। अब देखो इसमें पीटमांड का मैदान कौन सा होता है? राजसमंद से देवगढ़ स्थान की पहाड़ियाँ जो टीलेनुमा हो चुकी हैं अपघर्षित होकर के, यानी जो अपघर्षित होकर टीलेनुमा हो चुकी हैं, उनको पीटमांड कहते हैं। फिर है खेराड़। खेराड़ भी बोलते हैं इसको, माल खेराड़ भी बोलते हैं। ये भीलवाड़ा का जो जहाजपुर है और देवली टोंक के बीच का नदियों द्वारा अपर्दित हो चुका क्षेत्र है ना, उसको पीटमांड या माल खेराड़े बोलते हैं। ठीक है, अब देखो माही बेसिन। माही बेसिन 200 से 400 मीटर ऊंचा है। माही बेसिन की ऊंचाई पूछी जाती है भाई, कितना है? तो ये 200 से लेके आपकी 400 मीटर तक ऊंचा है। फिर देखो कांठल की भूमि किसको कहते हैं? प्रतापगढ़ को कहते हैं। कांठल, ये जो माही नदी का जो किनारा होता है ना, उसको भी कांठल बोलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाए कांठल की भूमि किसको कहते हैं, तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ अलग अलग आए तो प्रतापगढ़ को कहते हैं, ध्यान रखना थोड़ा। और माही नदी का किनारा भी कांठल कहलाता है। छप्पन का मैदान देखो कहाँ है? छप्पन का मैदान है बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और अधिकतर चित्तौड़ आ सकता है, लेकिन डूंगरपुर ही नहीं आएगा, ध्यान रखना इसको। डूंगरपुर देता है वो ऑप्शन में। तो छप्पन का मैदान है, बांसवाड़ा है, प्रतापगढ़ है और चित्तौड़गढ़ है। इस बातों को भाई छोटी छोटी बातें ध्यान रखना, यही क्वेश्चन है आते हैं। अभी देखो अपने एक वीडियो डाला था जो सीईटी हुई है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, आपको पता है। एक मैंने आयोग का क्वेश्चन डाल रखा है, एक भी आयोग का क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। तो जो आयोग वाला है ना, ये राजस्थान के आयोग जितने भी हैं, सारे आयोग उसमें डाले हुए हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा वीडियो भी नहीं है, उसको देखते रहना। देखो लूणी बेसिन। लूणी बेसिन के अंदर जो मरुस्थल है ना, ये 2 भागों में बटा हुआ है। एक तो शुष्क है, एक अर्ध शुष्क है। अर्ध शुष्क को राजस्थानी भाषा में बांगर कहते हैं। ठीक है, अब इस अर्ध शुष्क मैदान को 4 भागों में बांटा है नदी बेसिनों में। देखो कौन 4 भाग है? एक तो घग्गर का मैदान है, जो आपकी गंगानगर हनुमानगढ़ जो घग्गर नदी वाला है ना, वो वाला। दूसरा है नागौरी उच्च भूमि, जो अजमेर नागौर के बीच का भाग है ना, उसको नागौरी उच्च भूमि कहते हैं। तीसरा है शेखावाटी। शेखावाटी जो चूरू झुंझुनू सीकर है ना, ये शेखावाटी है। और शेखावाटी की प्रसिद्ध चीज़ क्या है? अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप सर्वाधिक शेखावाटी में ही है। क्वेश्चन आए ना, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप सर्वाधिक कहाँ है? तो वो शेखावाटी में ही है। फिर देखो गोडवाड़ प्रदेश है चौथा। गोडवाड़ प्रदेश भी बोलते हैं इसको, लूणी बेसिन भी बोलते हैं। इसमें देखो क्या कहता है, एक तो जालौर की पहाड़ियाँ आती हैं, एक मालानी की पहाड़ियाँ आती हैं, एक छप्पन की पहाड़ियाँ आती हैं, एक सिमाना की पहाड़ियाँ आती हैं। ये आपके लूणी बेसिन में
आती हैं। एक बार देखो क्वेश्चन आया हुआ है, लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा है ना वो कालभरा डूंगरा बनाती है। लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा कालभरा डूंगरा बनाती है। कालभरा डूंगरा क्या है, तो लूणी बेसिन की पूर्वी सीमा कैसे भी क्वेश्चन बना ले। फिर देखो अगला क्वेश्चन आपका, ये बेसिनों से संबंधित जो मोस्ट बातें थी वो मैंने सारी की सारी बता दी है। गोविंद गिरी की गतिविधियों का केंद्र 1911 एवं 1912 में खालिस्तान रहा था। तो बेड़सा रहा था। बेड़सा कोई बांसिया बोलते हैं जहाँ इसका जन्म हुआ, वो 11-12 में यही रहा था। देखो गोविंद गिरी की कहानी भी बहुत ही अजीब सी है, इसको पूरी को अपन देखते हैं। देखो 1858 में जन्म हुआ था और ये बंजारों के अंदर भी एक जाति होती है, गोपाल पालिया जाति में हुआ था इनका जन्म। और 1911-12 में ये 1858 में होता है। 1857 की क्रांति होते ही जस्ट अगले साल हो गया था, तो हुआ था। इसमें देखो इन्होंने संप सभा की स्थापना की थी 1883 में सिरोही में की थी। गोविंद गिरी ने ही संप सभा की स्थापना की थी 1883 में सिरोही में की, तथा 1903 में इसका पहला अधिवेशन हुआ था। संप सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ, 1903 में। और 1903 में जो पहला अधिवेशन हुआ इसमें 9 उद्देश्य रखे गए थे। कितने उद्देश्य, 9। फिर देखो संप सभा का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1908 में मानगढ़ में, और 1908 में मानगढ़ में हुआ था। तब देखो अंग्रेजों ने इसके ऊपर पाबंदियां लगा दी थी और इनको बाहर भेज दिया गया था गोविंद गिरी को कुछ समय के लिए। तो ये आपको पता है कि ये 1908 से लेके 10 तक गुजरात के जो सूत और ईडर जिले हैं ना वहाँ रहे थे ये। कौन है, गोविंद गिरी जी। और वहाँ से वापस आके ही इन्होंने इन गतिविधियों का केंद्र ये बेड़सा को बनाया था। तो संप सभा का तीसरा अधिवेशन हुआ था 17 नवंबर 1913 में, और ये भी मानगढ़ में हुआ था। और 17 नवंबर को आदिवासी बलिदान दिवस मनाते हैं अपन। 17 नवंबर को क्या मनाते हैं, आदिवासी बलिदान दिवस मनाते हैं, इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तो संप सभा से संबंधित बातें हो गई, इसके 3 अधिवेशन हुए, कहाँ का क्या था। फिर देखो एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट है, दयानंद सरस्वती के कहने पर इन्होंने भील समाज में समाज सुधार का कार्य किया था। पहले ये काम नहीं करते थे, लेकिन दयानंद सरस्वती ने इनको कहा था, उसके कहने पे काम किया था। क्वेश्चन आया हुआ है कि किसके कहने पर उन्होंने समाज सुधार का कार्य किया था, तो दयानंद सरस्वती के कहने पर। अब देखो जो ये मानगढ़ वाली बात हुई है ना, इसको गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने क्या कहा, इसे भीलों का उत्पाद की संख्या दी है। क्वेश्चन आ सकता है भीलों के उत्पाद की संख्या मानगढ़ को किसने दी थी, गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने। अब देखो गोविंद गिरी को 1908 से 10 तक गुजरात के सूत और ईडर जिलों में अपना समय बिताना पड़ा था, तथा वापस राजस्थान में 1910 में आए थे। ये भी आ सकता है कि वापस कब आए, तो 1910 में। और 1911 में भगत पंथ की स्थापना अपने गांव बेड़सा में की थी, और आते ही अपने गांव गए, गांव जाते बेड़सा में भगत पंथ की स्थापना कर दी थी। मानगढ़ धाम का मेला कब लगता है, तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मानगढ़ धाम का मेला लगता है मार्गशीर्ष पूर्णिमा को बढ़ता है। कब बढ़ता है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा को। गोविंद गिरी के गुरु का क्या नाम है, गुरु का नाम भी इंपॉर्टेंट है भाई। गुरु दयानंद सरस्वती नहीं थे, उनके गुरु थे गुरु राजगिरी महाराज थे। कौन थे, गुरु राजगिरी महाराज इनके गुरु थे, इसके गोविंद गिरी के। अब देखो आगे वाला एक क्वेश्चन, ये नदियों से संबंधित क्वेश्चन आता है, तो मैंने सारी नदियों के बना लिए। इन 4 नदियों से बाहर क्वेश्चन नहीं जाता। अभी देखो पेन गंगा तथा वेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं, तो ये गोदावरी की सहायक नदियां हैं। किसकी हैं, वेन गंगा और पेन गंगा दोनों की दोनों गोदावरी की सहायक नदियां हैं। गोदावरी को दक्षिण की गंगा कहते हैं, तथा ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। ठीक है ना। प्रायद्वीपीय भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र गोदावरी है। प्रायद्वीपीय जो भारत है ना अपना, वो पानी से गिरा हुआ, उसकी गोदावरी है। गोदावरी की सबसे प्रिय नदी देखो प्राणहिता नदी है। गोदावरी की सबसे प्रिय नदी प्राणहिता नदी है, और इस प्राणहिता नदी की ये सहायक नदियां हैं पेन गंगा, वेन गंगा, वर्धा नदी। ये तीनों की तीनों इस प्राणहिता की हैं, प्राणहिता इसकी सहायक है, तो ये इसकी हो जाएंगी। अब देखो इसकी और इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ परवरा है, इंद्रावती है, मजरा या पूर्णा है। ठीक है, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी पर आपकी 3 परियोजनाएं संचालित है। एक तो पोलावरम सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश में है, दूसरी इचमपल्ली सिंचाई परियोजना, ये भी आंध्र प्रदेश में है, श्री राम सागर सिंचाई परियोजना ये तेलंगाना में। तो ये 3 परियोजनाओं का नाम भी आपको याद रखना है। फिर देखो महानदी, उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी है। महानदी को कहाँ की है, उड़ीसा की। महानदी पर उड़ीसा में हीराकुंड बांध बना हुआ है, बताइए आपको। महानदी की सहायक नदियाँ देखो शिवनाथ, हंसदेव, ओंग, जोंग, तेल, मांड, इव, ये इसकी सहायक नदियाँ आ गई। ठीक है। और फिर है कृष्णा नदी। कृष्णा नदी यानी सह्याद्री से निकलती है, यानी महाराष्ट्र से।
सह्याद्री की जो पहाड़ियाँ है ना महाराष्ट्र में, वहाँ से निकलती है। दक्षिण भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है ये। दक्षिण भारत की पहली तो गोदावरी है, ये आपको पता ही है, दूसरी है सहायक नदियाँ। देखो पंचगंगा, दूध गंगा, देखो वेन गंगा पेन गंगा को छोड़ के बाकी जिसके भी गंगा लगे ना वो सारी इसी की है, फिर वो दो ही उसकी है, ध्यान रख लेना। ये वेना, कोयना, पंचगंगा, घाट प्रभा, माल प्रभा, तुंगभद्रा, मूसी, भीमा, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। और इनके ऊपर बांध भी बने हुए। बांध देखो कौन सा है, श्री सेलम बांध है, नागार्जुन बांध है, अलमट्टी बांध है, ये 3 इसके ऊपर बांध भी बने हुए। याद रखना है आपको ये। कावेरी, कावेरी देखो शिव समुद्र जलप्रपात है। कावेरी नदी के ऊपर कौन सा जलप्रपात है, शिव समुद्र जलप्रपात है, जो 98 मीटर ऊंचा है, ये कर्नाटक में है, ठीक है ना। ये सह्याद्री कर्नाटक से निकलती है। कावेरी के ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से निकलती है। सह्याद्री की जो ब्रह्मगिरी नाम की पहाड़ी है ना कर्नाटक में, वहाँ से ये नदी निकलती है। अगला देखो कावेरी की सहायक नदियाँ। अब कावेरी की सहायक नदियाँ भी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। तो कावेरी की सहायक नदियाँ हेमावती या हेमवती, भवानी है, काबिनी या सिमसा है, ये इनकी सहायक नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन देखो, जोधपुर के जसवंत थड़ा का निर्माण किसने करवाया था। अब जोधपुर के जो जसवंत थड़ा है ना उसका निर्माण करवाया था महाराजा सरदार सिंह ने। देखो भाई अलग अलग क्वेश्चन, बनवाया तो था महाराजा सरदार सिंह ने। ये अपने पिता थे इनके, किसकी याद में, इसके पिता का नाम था महाराजा जसवंत सिंह की याद में 1899 में बनवाया था इसने। ये इसके बेटे ने बनवाया है अपने पिता की याद में। और मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं इसको, या राजस्थान का ताजमहल भी कहते हैं, ठीक है ना, याद रखना है आपको। अब देखो जोधपुर में कुछ विशेष चीज़ें बनी हुई हैं, वो किस किस की बनवाई हुई है वो एक साथ ही अपन देख लेते हैं। एक तो पुस्तक प्रकाश है जोधपुर में, 1805 ईस्वी में महाराजा मान सिंह ने बनवाया था, ये याद रखना है। एक श्रृंगार चौकी है, देखो श्रृंगार चंवरी तो चित्तौड़गढ़ में है, और श्रृंगार चौकी है जहाँ पर बैठकर महाराजाओं का तिलक होता था। तो चौकी तख्ते की बनी होती है, तो इसे याद रख लेना है। तख्त सिंह ने बनवाई थी, जहाँ पर मारवाड़ के जो राजा है ना उनका राज तिलक होता था इस श्रृंगार चौकी पर बैठ के, तो याद रखना है आपको। एक देखो जोधपुर का जो घंटाघर है ना ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको सरदार क्लॉक टावर भी कहते हैं, ठीक है ना। और इसका निर्माण भी सरदार सिंह ने ही करवाया था, ठीक है ना। एक चूरू का घंटाघर है, एक जोधपुर का घंटाघर है, ये इम्पोर्टेंट है कुछ। फिर देखो 2 महल है, एक तो एक थंबा महल है, एक थंबिया महल है। तो एक थंबा महल है ना ये जोधपुर में अजीत सिंह ने बनवाया था, जिसे प्रहरी मीनार कहते हैं। एक थंबा महल को क्या कहते हैं, प्रहरी मीनार। दूसरा है एक थंबिया महल, ये डूंगरपुर में गेब सागर झील के किनारे शिव सिंह ने बनवाया था। वहाँ के राजा थे ना शिव सिंह, उन्होंने ये बनवाया था। तो ये बातें भी आपको इम्पोर्टेंट है जो याद रखनी है। एक देखो आपके ये क्वेश्चन आता है तो ये पूरा याद कर लेते हैं। कौन सा रक्त समूह सर्वाग्राही यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर है, कौन सा है ये, AB+ है ये, सर्वभौमिक ग्राही, ठीक है ना, AB पॉजिटिव। अब देखो ए बी, इसमें एंटीजन कौन सा होता है, एंटीबॉडी कौन सा होता है। ए में एंटीजन ए होता है, एंटीबॉडी बी होता है। बी में एंटीजन बी होता है लेकिन एंटीबॉडी ए होता है। ए बी में एंटीजन होता है लेकिन एंटीबॉडी होता ही नहीं है। ओ में एंटीजन नहीं होता और एंटीबॉडी ए बी होते हैं। देखो दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ब्लड ग्रुप मिलता है ना वो बी मिलता है, और 35% लोगों में, 100 में से 35% में मिलता है। और दुनिया में सबसे कम मिलता है 8 से 10%, ये AB मिलता है, ठीक है ना। ये 2 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखने हैं। फिर देखो हाड़ौती बोली का निर्माण, हाड़ौती जो बोली है इसका निर्माण किस किस से हुआ था, मेवाड़ी प्लस गुजराती से मिलके बनी हुई बोली है। हाड़ौती बोली है ना ये ढूंढाड़ी की उपबोली है, ठीक है। मालवी, मालवी बोली सबसे मीठी बोली है। रांगड़ी सबसे कठोर कर्कश बोली जाने वाली है, जो मारवाड़ी प्लस मालवी का मिश्रण है, रांगड़ी बोली, ठीक है ना। वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन बोली कौन सी है, हाड़ौती बोली है, वर्तनी की दृष्टि से सबसे कठिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बता रही हूँ। ब्रज भाषा धौलपुर भरतपुर में बोली जाती है। मेवाती अलवर भरतपुर में बोली जाती है। पश्चिमी, ये मेवाती देखो पश्चिमी हिंदी प्लस राजस्थानी भाषा के बीच सेतु का काम करती है। पश्चिमी हिंदी और राजस्थान की जो भाषा है ना उसके बीच सेतु का काम यही करती है। मेवाती का प्रभाव ब्रज पर सर्वाधिक है। मेवाती का प्रभाव सर्वाधिक किस पे, ब्रज पर है, और बाकी पर भी, हरियाणवी पर है, मरू भाषा पर भी इसका प्रभाव है। वागड़ी पर गुजराती का प्रभाव सर्वाधिक है। वागड़ी पर किसका प्रभाव है, गुजराती का सर्वाधिक प्रभाव है। मालवी की उपबोलियाँ रांगड़ी और निमाड़ी है। मालवी जो है ना बोली उपबोली, उसकी उपबोलियाँ हैं मालवी बोली की रांगड़ी और निमाड़ी, ये याद रखनी है आपको। फिर देखो चंद्रयान,
भारत का चंद्रयान फर्स्ट छोड़ा गया था 22 अक्टूबर 2008 को। कब छोड़ा गया था ये? 22 अक्टूबर 2008 को छोड़ा गया था। देखो 22 अक्टूबर 2008 को इसको लॉन्च किया था। यान का नाम देखो PSLV C11 से इसको किया था। PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल व्हीलर, ये आपको याद रखना है, समय याद रखना है भाई। चंद्रयान दूसरा भी था, ये 22 जुलाई 2019 को छोड़ा गया था, जो असफल रहा था, और इसका यान का नाम है GSLV या मार्क 3 या MK3 भी बोल सकते हो इसको। फिर देखो मंगलयान। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को पहली बार भारत में सफल रहा, पहली बार में छोड़ा गया, पहली बार में सफल होने वाला ये मंगलयान ही है। फिर देखो यान है इसका PSLV C25 है। देखो इसका तो PSLV C11 है चंद्रयान का तो, और मंगलयान का PSLV C25 है। देखो फिर भारत के उपग्रह के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट, ठीक है, और ये भारत का पहला उपग्रह जो स्वदेशी यानी भारत के बने हुए यान से छोड़ा गया, वो कौन सा है? रोहिणी है। तो आर्यभट्ट का लॉन्च हुआ था 19 अप्रैल 1975 को, और रोहिणी का हुआ था 18 जुलाई 1980 को, 5 साल बाद में। फिर देखो यान था कॉस्मोस 3H। आर्यभट्ट में कौन सा यान काम में लिया गया था? कॉस्मोस 3H। ये USSR यानी सोवियत संघ रूस का यान था, इसमें यान भारत का नहीं था, और इसमें यान भारत का था SLV-3, ये भारत का यान था। इसलिए ये अगर क्वेश्चन आता है भारत का ही उपग्रह भारत के यान से छोड़ा गया, वो तो रोहिणी है, और लेकिन भारत का पहला उपग्रह आर्यभट्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखो, किस वृक्ष की लकड़ी का उपयोग क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किया जाता है? विल्लो का। लेकिन इस क्रिकेट के बल्ले का अधिकतम वजन कितना होता है, ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओगे, ठीक है ना। जो जो वीडियो देख रहे हैं ना, वो मुझे ये आंसर का उत्तर देंगे, ये आपके लिए मैंने छोड़ा था सुरक्षित करके। फिर देखो राजस्थान में ग्राम पंचायतों की सर्वाधिक संख्या क्या है, कितनी है? 11,283 है, ठीक है ना। पंचायत समितियों की संख्या 352 है। फिर देखो नगर निगम 10 है, नगर परिषद 36 है, नगर पालिका 194 है, कुल नगर निगम 240 है। ये सारे क्वेश्चन एक साथ ही करवा रही हूँ। फिर देखो 2019 में ग्राम पंचायतें बनाई गई थी 57, और ग्राम पंचायत समिति बनाई गई थी 57, और ग्राम पंचायतें 1456 बनाने की घोषणा हुई थी, जिसमें कुछ का मर्ज हो गया, कुछ ऐसे हो गई, तो ये बनाने की घोषणा तो इतनी हुई थी, लेकिन टोटल इतनी याद रखनी है आपको। फिर देखो बजट 2022-23 में 2 नए नगर परिषद बने थे, 22-23 में 2 नए नगर परिषद बने थे, कोटपुतली तथा कुचामन सिटी, ठीक है ना, नगर परिषद। अब ये 36 हो गए हैं, ठीक है ना, इन्होंने भी अपना काम स्टार्ट कर दिया, तो ये याद रखने हैं आपको। नगर निगम 10 है, नगर निगम वाली बात ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर देखो दो नगर निगम कहाँ कहाँ है? जयपुर में है, जोधपुर में, उदयपुर में और कोटा में है, ठीक है ना। भगवान बुद्ध के पवित्र कपिल वस्तु अवशेषों की 11 दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था भारत सरकार के द्वारा। ये कहाँ पे किया गया था, कौन से देश में? तो मंगोलिया में किया गया था ये, ठीक है ना। कहाँ पर है? मंगोलिया में। कौन सा राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत उत्पादन संयंत्र है? कोयला आधारित पहला कौन सा, वो पूछा है। तो कोटा सुपर तापीय संयंत्र है, जो 1983 में स्थापित किया गया था, ठीक है ना, पहला कोयला आधारित है। अब देखो इसमें कितनी 4 यूनिट है, और कुल विद्युत का उत्पादन होता है 1240 मेगावाट, ठीक है ना। और ये कोटा सुपर तापीय संयंत्र है ना, ये कोटा बैराज बांध के निकट ही है, ठीक है ना, ये बात भी याद रखनी है। फिर देखो राजस्थान का सबसे बड़ा विद्युत संयंत्र है, कोयला आधारित भी है, लेकिन सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो सूरतगढ़ है, और ये NTPC द्वारा निर्मित है, 1998 में बनाया गया था ये, ठीक है ना। और वैसे ये दूसरा भी है, पहला ये हो गया कोयला आधारित, दूसरा ये हो गया कोयला आधारित। कोयला आधारित 4 हैं अपने। और देखो सूरतगढ़ वाले में 8 यूनिट संचालित है, और 8 यूनिट में टोटल जो क्षमता है ना, वो 2820 मेगावाट है। तो 2820 मेगावाट होने के कारण ये सबसे बड़ा हो गया विद्युत में, सबसे बड़ा। तीसरा देखो कौन सा है, तीसरा कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है छबड़ा तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये जो 2010 में बनाया गया था, ठीक है ना, 3 नंबर पे बन गया ना। और इसमें 6 यूनिट है, इसकी 2320 मेगावाट है, ये विद्युत का उत्पादन करता है। अगला देखो चौथा कोयला आधारित विद्युत संयंत्र है काली सिंध तापीय ऊर्जा संयंत्र, ये 2014 में बना था। अब देखो आगे एक नोट लगा के आपको विशेष बात बता, राजस्थान में सुपर क्रिटिकल पावर प्लांट 2 ही हैं, पहला छबड़ा वाला है और दूसरा सूरतगढ़ वाला है। पहला कौन सा है? छबड़ा वाला, दूसरा सूरतगढ़ वाला। अब देखो वह प्रतिहार शासक जिसने न केवल अरबों के आगे बढ़ने पर अंकुश लगाया, बल्कि
अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से भी मुक्त कराया था, यानी अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त कराया, वो था नागभट्ट प्रथम। ठीक है ना, नागभट्ट प्रथम। अब नागभट्ट प्रथम के बारे में कुछ विशेष बातें जानते हैं। ये गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक था। देखो, गुर्जर प्रतिहारों का वास्तविक संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम ही था। इसने अरबों को हराया, तो इसे नारायण की मूर्ति का प्रतीक कहा गया, यानी अरबों को हराया तब तो उसे एक उपाधि मिली थी कि नारायण की मूर्ति का प्रतीक है ये। इसने मंडोर से मेड़ता व मेड़ता से श्रीमाल राजधानी बनाई, यानी मंडोर, इनकी राजधानी मंडोर ही तो थी गुर्जर प्रतिहारों की, तो मंडोर से मेड़ता ले गए, मेड़ता से श्रीमाल, यानी श्रीमाल को भीनमाल भी कहते हैं, भीनमाल ले गए, और भीनमाल से फिर ये अपनी राजधानी जालोर ले गए, जालोर से उज्जैन राजधानी बनाई थी इन्होंने। ये नागभट्ट प्रथम ही थे। अब नागभट्ट प्रथम को मलेशों का नाशक भी कहते हैं और नागावलोक भी कहते हैं, ये भी इनकी उपाधियाँ हैं। देखो, गुर्जर प्रतिहारों का राजस्थान में मूल स्थान तो मंडोर ही था, ठीक है ना, और गुर्जर प्रतिहारों का मूल पुरुष या आदि पुरुष भी हरिश्चंद्र ही था। और मंडोर में गुर्जर प्रतिहारों की वंशावली शुरू हुई, यानी वंशावली किससे शुरू हुई? ये क्वेश्चन आया हुआ भाई, रज्जिन से इनकी वंशावली शुरू हुई थी, ठीक है ना। फिर देखो, एक वत्सराज है, वत्सराज की उपाधियाँ देखो वेरी इंपॉर्टेंट है। रणहस्तीन की उपाधि मिली, जयवराय की उपाधि मिली, अवनी भूवरित की उपाधि मिली, और वत्सराज ने 100 वर्षीय युद्ध की शुरुआत भी की थी भाई। 100 वर्षीय युद्ध की शुरुआत तो वत्सराज ने की थी, लेकिन नागभट्ट द्वितीय ने इस युद्ध की समाप्ति की थी, ठीक है ना, नागभट्ट द्वितीय ने। अब नागभट्ट द्वितीय ने कन्नौज को राजधानी बनाया अपनी, कर्ण की उपाधि मिली हुई है इसको, परम भट्टारक महाराजाधिराज की भी उपाधि नागभट्ट द्वितीय को मिली हुई है, ठीक है ना। अब देखो, आपके दो कार्यक्रम है, एक तो मरु विकास कार्यक्रम है, एक सूखा संभावित कार्यक्रम है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं आपको। तो मरु विकास कार्यक्रम तो 1977-78 में चालू हुआ था, और इसमें केंद्र राज्य की भूमिका है 75:25 है, और ये 75:25 है ना, 1 अप्रैल 1999 से स्टार्ट है, ठीक है ना। पहले ये इतनी नहीं थी, पहले कम ज़्यादा थी भाई, 60-40 वैसे थी, तो अब ये 75:25 ही है। और ये 16 जिलों के 85 खंडों में संचालित है मरु विकास कार्यक्रम, ठीक है ना। फिर है सूखा संभावित कार्यक्रम, ये 73-74 में शुरू हो गया था, और 1 अप्रैल 1999 में इसमें भी केंद्र राज्य की भागीदारी 75:25 हो गई है, और 11 जिलों के 32 खंडों में संचालित है ये सूखा, ठीक है ना। ये दोनों क्वेश्चन पूछे हुए हैं तो आपको याद रखने, दोनों के दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर देखो, कालीबंगा के उत्खनन का कार्य का दायित्व किसने संभाला था? तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण नई दिल्ली ने संभाला था भाई, ठीक है ना। उत्खनन का कार्य, चाहे उत्खनन का कौन सा भी कार्य हो, यही संस्था करती है अपने बात में, तो यही संभालेगी। उत्खनन 1961 से 1969 तक चला था इनका। तो करने वाले कौन कौन थे? बीबी लाल थे, बीके थापर थे, जगपति जोशी थे, एमडी खर्रे थे, केएम श्रीवास्तव थे, एसपी जैन थे, ये इनके उत्खनन को करने वाले थे। भारत के नेशनल काउंसिल ऑफ एनालिटिक इकोनॉमिक्स रिसर्च की पहली महिला महानिदेशक कौन बनी? पूनम गुप्ता बनी थी ये। श्री कलराज मिश्र राजस्थान के खालिस्तान में राज्यपाल थे। तो कलराज मिश्र है ना, ये 42वें राज्यपाल थे अपने राजस्थान के, और ये राज्यपाल यहाँ बनने से पूर्व ये हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल थे भाई, ठीक है। अब ये रिटायरमेंट हो चुके हैं, तो वर्तमान में अपने राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े हैं, और ये राजस्थान के राज्यपाल हैं 43वें क्रम के। अब ये याद रख लो, ये 42वें थे तो ये 43वें क्रम के हो गए, और ये बने कब थे? 31/7/2024 से बने हैं, अभी वर्तमान में ही बने हैं ये। अब देखो, राज्यपाल से संबंधित कुछ अनुच्छेद हैं जो इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 153 क्या कहता है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन यही अनुच्छेद कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक राज्यपाल हो सकता है, 53 ही कहता है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? किसी भी राज्य की कार्यपालिका शक्ति है ना, वो राज्यपाल में ही निहित होगी, कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 55 क्या कहता है? राज्यपाल की नियुक्ति, यानी राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति अपने नाम से हस्ताक्षर करके पत्र जारी करते हैं, यानी वारंट सहित ये अपने राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। 55 में है ये बात। और ये अनुच्छेद 156 में क्या है? कार्यकाल या पदावधि। तो कार्यकाल पदावधि वैसे तो ये 5 साल होता है, लेकिन ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही काम करता है भाई, ठीक है ना। फिर है 157, अनुच्छेद 157 क्या करता है? अर्हता, यानी योग्यता क्या है इसकी? तो 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए इसको। और अनुच्छेद 158 कहता है पद की शर्तें, यानी इस पद की कौन कौन सी शर्तें हैं? तो पद की शर्तें, वो लाभ के पद पर काम नहीं कर सकता,
यानी एक तो वो लाभ का कोई पद है ना, उस पर काम नहीं कर सकता, वो किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। दूसरी बात है कि वो कोई भी सदन है उसका सदस्य नहीं हो सकता। और तीसरी बात है वो संवैधानिक सुविधा यानी आवास आदि का किराया नहीं देगा। जो उनको संवैधानिक सुविधाएं मिलती है उनका वो किराया नहीं देगा। एक देखो आत्मकथा है जो वेरी इंपॉर्टेंट है, निमित्त मात्र हूँ मैं। ये अपने जो कलराज मिश्र जी है ना, उनकी आत्मकथा है निमित्त मात्र हूँ मैं। अभी ये रिटायरमेंट ये यहाँ से जा चुके हैं, तो इनकी आत्मकथा इम्पोर्टेंट हो जाती है, तो मैंने ये लिख दी है, साथ में याद कर लेना, निमित्त मात्र हूँ मैं। अगला देखो सुमेलित नहीं है। कौन सी बात इसमें सुमेलित नहीं है? जीवन की रक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 20, यही गलत है, क्योंकि जीवन की रक्षा का अधिकार तो 21 में है और इसको निजता का अधिकार भी बोलते हैं। 20 में तो दो सिद्धि के संरक्षण का अधिकार है, ठीक है ना। फिर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 में है ही। भेदभाव की सुरक्षा ये अनुच्छेद 15 में है। और भेदभाव देखो इनका क्रम पूछा जाए भाई, पहले धर्म आएगा, फिर मूल वंश आएगा, फिर जाति आएगी, फिर लिंग आएगा, फिर जन्म स्थान आएगा। और भेदभाव से संबंधित ये दो अनुच्छेद, एक तो 15 है और एक 16 है। 16 में क्या है, सरकारी नौकरियों से संबंधित भेदभाव नहीं किया जाएगा, और 15 में भेदभाव से सुरक्षा। ये दोनों की दोनों बातें याद रखनी है। संघ के निर्माण का अधिकार 19 में, तो संघ के निर्माण का अधिकार 19 में ही है, क्योंकि मूल संविधान में स्वतंत्रताएं साथ ही वर्तमान में 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त है अपन को। और 21A में देखो निःशुल्क शिक्षा, 6 से 14 वर्ष के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात भी है। अब देखो 19 वाली, 19A से लेके A B C D E F G इतनी है, तो F वाली तो चली गई है, हटा दी संपत्ति की स्वतंत्रता वाली। तो देखो पहली क्या है, ए में क्या है, सूचना प्राप्त करने का अधिकार है, बोलने की स्वतंत्रता है, प्रेस की स्वतंत्रता है, ये अपन को स्वतंत्रता प्राप्त है। बी में क्या है, शांतिपूर्ण इकट्ठा होने की या सभा करने की स्वतंत्रता भी है। सी में क्या है, संघ के निर्माण की, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता भी है। संघ बनाओ चाहे संगठन बनाओ चाहे सहकारी समिति बनाओ, ये सारी स्वतंत्रताएं प्राप्त है, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट इतनी है, इनको याद रखना। फिर अगला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 में भारत की रैंक क्या थी? तो ये 8वीं रैंक थी भारत की 2023 में। पहला स्थान डेनमार्क का था, दूसरा स्थान स्वीडन का था। लेकिन ये तो आपकी क्वेश्चन अब की बार अब आएगा नहीं, तो 2024 की रैंक आ गई अब, तो 2024 की 7वीं रैंक है। देखो पीछे 8वीं थी, अब 7वीं रैंक है। और COP 27 का आयोजन है सरमल सेंग में हुआ। देखो COP 27 का आयोजन कहाँ हुआ, ये भी जलवायु से संबंधित ही सम्मेलन है, तो ये सरमल सेंग में हुआ। आपको ये रैंक याद रखनी है। अब 7वीं है, 23 में 8वीं थी जलवायु परिवर्तन सूचकांक में। फिर देखो अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में किशनगढ़ शैली को स्वतंत्र स्वरूप प्राप्त हुआ था? स्वतंत्र स्वरूप किसके शासनकाल में हुआ था? किशन सिंह के शासनकाल में। लेकिन किशनगढ़ शैली का सर्वाधिक विकास किसके काल, स्वर्ण काल किसको कहते हैं, वो सावंत सिंह का है भाई, याद रखना। ये किशन सिंह आएगा इसमें। देखो किशन सिंह था कौन, जोधपुर के जो उदय सिंह थे ना, उसके पुत्र था ये किशन सिंह। और जोधपुर से निकलकर इन्होंने 1609 में किशनगढ़ में अपनी एक स्वतंत्र रियासत की स्थापना की थी। और उस समय भारत में जो शासन करता था जहांगीर, और जहांगीर को आपको पता ही है कि ये चित्रकारी में कितना शिद्दत आदमी था, तो जहांगीर चित्रकला का पारखी था। तो इसी के समय, इसका समय था, इन्होंने अपनी रियासत बनाई, तो इन्होंने भी चित्रकारी का स्वतंत्र स्वरूप प्रारंभ कर दिया था अपने यहाँ आके, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो किशनगढ़ जो शैली है ना, इसका स्वर्णकाल सावंत सिंह या नागरीदास है। अगला प्रश्न है, महाराजा श्री उमेद मिल, ये कहाँ है? पाली में 3940 में स्थापना हुई थी इसकी, महाराजा श्री उमेद मिल। देखो सूती वस्त्र की मिल है, ब्यावर में है 3, तो दया कृष्णा मिल्स पहली यही 1889 में सेठ दामोदर दास ने, और इनका सहयोगी था एक श्यामजी कृष्ण वर्मा। सहयोगी कौन था? श्यामजी कृष्ण वर्मा था। सेकंड एडवर्ड मिल है ये 1952 में, ये 1906 में। थर्ड है महालक्ष्मी मिल, ये भी ब्यावर में, ये 1955 में। देखो डर्बी टेक्सटाइल, ये जोधपुर में है, वेरी इंपॉर्टेंट मिल है। देखो कुछ अच्छी अच्छी मिलें हैं जो मैं आपको यही बता रही हूँ। डर्बी टेक्सटाइल मिल जोधपुर में है। मॉडर्न सिंटेक्स टाइल्स मिल्स, ये अलवर में है मॉडर्न वाली। आदित्य मिल्स किशनगढ़ में है। सुदर्शन टेक्सटाइल मिल्स कोटा में है। मेवाड़ टेक्सटाइल मिल्स भीलवाड़ा में, मेवाड़ वाली, ठीक है ना। अरावली की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, दूसरी कौन सी है? शेर।
शेर चोटी है जो 1597 मीटर है। अब देखो इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो एक साथ बता रही हूँ। पहली तो गुरु शिखर है, आपको पता ही है 1722 मीटर है ये। दूसरी शेर हो गई 1597 मीटर। तीसरी देलवाड़ा हो गई 1442 मीटर। और चौथी जरगा हो गई जो उदयपुर में 1431 मीटर। फिर देखो अचलगढ़ की भी पूछते हैं 1380 मीटर है ये। कुंभलगढ़ की भी पूछते हैं जो 1200 मीटर है। तारागढ़ की भी पूछते हैं जो 873 मीटर है। ये इंपॉर्टेंट चोटियों की लंबाई है जो आपको याद रखना है। अब देखो जो अपन ने सूखा संभावित क्षेत्र पढ़ा था ना, उसके उद्देश्य क्या क्या है। उद्देश्य देखो इंपॉर्टेंट है इसके, मैंने एक के लिख दिए, दूसरे के आएंगे वो बाकी सारे उसके ही बचेंगे। तो कृषि वानिकी है, यानी वृक्षारोपण करना। कृषि वानिकी में जो जो आता है ना वो इसका सूखा संभावित क्षेत्र का है। मिट्टी व नमी का संरक्षण करना और जल संसाधनों का विकास करना, यानी लघु सिंचाई, ये सारे इसके कार्य है। फिर देखो अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन नीति यानी MLUPY का उद्देश्य क्या है। इसका उद्देश्य उपक्रमों की स्थापना करना एवं नए रोजगार अवसर उपलब्ध करवाना, यानी कोई उपक्रम है उनकी स्थापना करना और नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाना। और ये योजना संचालित कब हुई थी वो देखो, तो ये योजना का संचालन हुआ था 13 दिसंबर 2019 से शुरू हुई थी ये योजना। कब से? 13 दिसंबर 2019 से। इसमें देखो अधिकतम 10 करोड़ तक का ऋण देती है सरकार। कितने करोड़ तक का? 10 करोड़ तक का। अब देखो किसको कितने परसेंट छूट देती है। अगर आप 25 लाख तक का ऋण लेते हो तो 8% की जो ब्याज है ना वो अनुदान राशि सरकार देगी। अगर आप 25 लाख से लेके 5 करोड़ तक का ऋण लेते हो तो 6% की ब्याज अनुदान राशि सरकार देगी। अगर आप 5 करोड़ से लेके 10 करोड़ तक का लोन लेते हो तो 5% की अनुदान राशि सरकार देगी। ये आपकी मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना है। अब देखो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लोकायुक्त पद सर्जित किया गया था। राजस्थान में लोकायुक्त का पद राजस्थान में कब सर्जित हुआ था? 1973 में हुआ था। और पहले थे अध्यक्ष ID दुआ पहले अध्यक्ष थे। और इसमें देखो मैंने ये आपके जितने भी आयोग है ना ये सारे करवाए हुए हैं, वो वाला वीडियो देख लेना। देखो हर बार क्वेश्चन आ रहा है तो वो वीडियो देखना इंपॉर्टेंट आपके लिए। लोकायुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है, वह हटाने का पावर भी किसके पास है? राज्यपाल के पास ही है। लोकायुक्त को हटाने का पावर भी और लोकायुक्त को नियुक्त करने का पावर भी। इनका कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले होता है ना वो होता है। अब देखो इसकी एक समिति बनती है, उस समिति में कौन होते हैं? CM तो होता है, अध्यक्ष होता है, प्रतिपक्ष का नेता होता है, मुख्य न्यायाधीश इसमें शामिल होते हैं। अब तक एक ही उपलोकायुक्त बना है, यानी अब तक एक ही उपलोकायुक्त बना है। KPU मेनन 1973 में बना था उपलोकायुक्त, ठीक है ना। और वर्तमान में लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोहरा है, यानी राजस्थान के वर्तमान में लोकायुक्त कौन है? प्रताप कृष्ण लोहरा है। फिर देखो रिको ने महिंद्रा ग्रुप के सहयोग से राजस्थान में कहाँ बहु उत्पाद सेज स्थापित किया है? जयपुर में। भाई महिंद्रा ग्रुप की जितने भी सेज है ना वो सारे के सारे जयपुर में है, आप याद कर लेना इसको। सेज का मतलब होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, राजस्थान में क्रियाशील 5 ही सेज है, यानी काम कर रहे हैं 5 सेज ही काम कर रहे हैं और पाँचों के पाँचों ही जयपुर में। ये देखो कितनी अच्छी बात है। सीतापुरा जयपुर में 2 है, जेम्स एंड ज्वेलरी के ही हैं दोनों के दोनों, ठीक है ना। महिंद्रा ग्रुप के 3 है, तीनों के तीनों जयपुर में है। पहला है इंफॉर्मेशन का क्षेत्र का है, दूसरा इंजीनियरिंग क्षेत्र का है, तीसरा हैंडीक्राफ्ट क्षेत्र का है। 3 है, ठीक है ना। और अधिसूचित सेज कितने हैं? राजस्थान में 4 है, ठीक है ना। अधिसूचित सेज पहला तो है अलवर के खुशखेड़ा में सोमानी ग्रुप का, अलवर का जो खुशखेड़ा है ना वहाँ पर सोमानी ग्रुप का है। फिर एक जयपुर में है वाटिका नाम से, और बीकानेर में RNB नाम से, और चौथा जो है ना वो जैनपेक्ट जयपुर में है, ठीक है ना। ये आपके अधिसूचित हैं। अगला क्वेश्चन देखो, एक देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, मानसरोवर औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड का सेज जोधपुर में है। ये आप मानसरोवर देखते हैं सीधा जयपुर मत कर देना, क्योंकि ये सेज कहाँ है? जोधपुर में है। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में राष्ट्रपति शासन 4 बार लग चुका है, आपको पता है। राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? 4 बार लग चुका है। पहली बार लगा था 1967 में, और ये क्यों लगा था कि जो मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी ना वो स्पष्ट बहुमत नहीं मिला था उनको। मोहनलाल सुखाड़िया की सरकार थी, उनको स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया था, इसलिए राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। लगा था ना तब तो संपूर्णानंद राज्यपाल थे, और जब हटाइए राष्ट्रपति शासन काल है तब हुकुम सिंह राज्यपाल थे। दोनों याद रखनी है क्योंकि क्वेश्चन दोनों तरह से पूछा हुआ है भाई। और यही पहला जो राष्ट्रपति शासन है ये राजस्थान का सबसे कम समय तक लगने वाला शासनकाल है अब तक का, ठीक है।
फिर दूसरा कब लगा था? 1977 में लगा था। ये क्यों लगा था कि देव जोशी थे ना, वो अपना बहुमत सिद्ध नहीं कर पाए थे, और बहुमत सिद्ध नहीं कर पाने के कारण राष्ट्रपति शासन लग गया। और लगा तब तो विजयपाल त्यागी राज्यपाल थे, हटा तब कौन थे? रघुकुल तिलक। यानी इसमें भी लगा तब अलग थे, हटा तब अलग थे। तीसरा लगा था 1980 में। और 1980 में क्यों लगा था? क्योंकि अब भैरों सिंह शेखावत अपना बहुमत पारी सिद्ध नहीं कर पाए थे, तो भैरों सिंह शेखावत सिद्ध नहीं कर पाए, तब भी लगा। तो तब लगा, तब लगा, हटा तब रघुकुल तिलक ही थे। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, एकमात्र वह कौन सा राष्ट्रपति शासन है जिसके समय लगा तब भी एक ही राज्यपाल थे और हटा तब भी वही राज्यपाल थे? तो वो तीसरा है आपका, क्योंकि रघुकुल तिलक के समय ये लगा था, रघुकुल तिलक के समय ये हटा था। अगला देखो, फिर चौथा लगा था 1992 में, ये भैरों सिंह शेखावत के समय लगा था। देखो, दो राष्ट्रपति शासन भैरों सिंह शेखावत के समय लगे थे, एक तो तीसरा और एक चौथा। तीसरा 80 में, चौथा 92 में। और लगा तब तो एम चन्ना रेड्डी थे, और हटा तब बल्लीराम भगत थे। और ये सबसे लंबा राष्ट्रपति शासन है, चौथा। लगभग एक साल तक रहा था ये राष्ट्रपति शासन, ठीक है ना। अगला देखो क्वेश्चन, द एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम है ये। कौन है? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। एमिशन गैप रिपोर्ट 2022 का प्रकाशनकर्ता कौन है? ये संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम। ये दोनों की दोनों रिपोर्ट यही प्रकाशन करता है। अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत किया गया था? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किया गया था। राजस्थान का प्रसिद्ध पुष्कर मेला हिंदू पंचांग के किस माह में लगता है? तो आपको पता है पुष्कर वाला मेला कार्तिक पूर्णिमा को लगता है, ठीक है। अब देखो, भारत में सर्वाधिक प्रतिशत वन कहाँ है और वनावरण सर्वाधिक कहाँ है? दोनों के दोनों मैंने एक साथ ही याद करके बता दिए, ये लिख के बता दिए। तो प्रतिशत में तो सर्वाधिक मिजोरम है, 2 नंबर पे अरुणाचल प्रदेश है, 3 नंबर पे मेघालय, 4 नंबर पे मणिपुर है, 5 नंबर पे नागालैंड है। ये तो प्रतिशत में है। और वनावरण क्षेत्र में सर्वाधिक है मध्य प्रदेश, दूसरा है छत्तीसगढ़, तीसरा है उड़ीसा और चौथा है महाराष्ट्र। तो याद रखना है, मिजोरम प्रतिशत में है और वनावरण में मध्य प्रदेश है। एक देखो, ट्रेंच आयोग का गठन हुआ था। तो ये ट्रेंच आयोग का गठन क्यों हुआ था? ये बेंगू जो किसान आंदोलन था ना, उसके लिए इस ट्रेंच आयोग का गठन किया गया था। और ये 1921 में हुआ था बेंगू किसान आंदोलन। वर्तमान में बेंगू कहाँ है? चित्तौड़गढ़ में है। और यहाँ देखो क्या हुआ था, 25 प्रकार की लाग बाग थी, यहाँ पे 25 प्रकार की लाग बाग लगा दी थी। तो विजय सिंह पथिक के कहने पर यहाँ का नेतृत्व किया था रामनारायण चौधरी ने। किसने किया था? रामनारायण चौधरी में। अब देखो, ये जो बेरुकुंड मेनाल के अंदर एक बेरुकुंड नाम की स्थान है, वहाँ पर ये किसान एकत्रित हुए थे सारे के सारे भाई, इस बेंगू वाले। तो वहाँ पर एकत्रित हुए थे। तो ये जो ट्रेंच था ना, इसने खुद ने गोलियां चलाई थी। और कमाल की बात देखो, जिस आदमी ने गोलियां चलाई उसी को जांच के अधिकार मिल गए। तो बताओ वो जांच कैसी करेगा? आपको ही पता है। तो इसी के लिए ये ट्रेंच आयोग बना था। और यहाँ पे 2 आदमी शहीद हुए थे, तो रूपाजी व कृपाजी, 2 के 2 शहीद हो गए थे। अगला देखो, ब्लू पोट्री जयपुर से संबंधित शिल्पकार है राजेश गोदा। जयपुर की जो ब्लू पोट्री है ना, इसके शिल्पकार कौन है? राजेश गोदा। और आपको पता ही है, अकबर के समय ये पारस से ईरान लेके आए थे अकबर, और ईरान से अपने जो जयपुर वाले मान सिंह है, ये राजस्थान में लेके आ गए। और ये राजस्थान में लेके तो आ गए जयपुर में, लेकिन इन्होंने लाके इसको कोई विकास नहीं कर पाए थे। तो इसका सर्वाधिक विकास राम सिंह सेकंड था ना, उसने करवाया था इस ब्लू पोट्री का। देखो, कुछ विशेष बातें जो मैं आपको बता रही हूँ। एक तो नरोत्तम जांगीड़ है, ये चंदन की लकड़ी पर काम करता है, यानी कास्त कलाओं संबंधित है नरोत्तम जांगीड़। पूछे जाते हैं ये क्वेश्चन है। एक है अबरार अहमद, ये लाख का काम करता है, अबरार अहमद, ठीक है। एक है अनुराधा जांगीड़, ये भी कास्त लकड़ी, चंदन की लकड़ी पर काम करती है, ये कास्त कला से संबंधित है। अब देखो, ब्लू पोट्री को संरक्षण देने की एक संस्था बनी हुई है अपने ब्लू पोट्री को। तो उस संस्था का क्या नाम है? नीरजा इंटरनेशनल है वो। और ब्लू पोट्री में देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, जैसे गोपाल सैनी है, अनिल दोराया है, दुर्गालाल है, भैरों खरवाड़ है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर देखो आगे, राज्य मानवाधिकार आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देता है? तो राज्य का जो मानवाधिकार आयोग है ना, ये अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्य सरकार को देता है। ये बात धारा 28 में कही हुई है। कौन सी धारा में कही हुई है? 28 में। अब देखो, कुछ इंपॉर्टेंट धाराएं हैं मानवाधिकार की। धारा 23 क्या कहती है? मानवाधिकारों के कार्यकाल को वैधानिक गारंटी दी गई है।
यानी वैधानिक गारंटी धारा 23 में दी गई है। धारा 2 में क्या है, मानव अधिकारों की परिभाषा है, यानी मानव के अधिकार कौन कौन से उनकी परिभाषा है। धारा 33 में क्या है, राजस्थान राज्य मानवाधिकार को वित्तीय सहायता प्रदान की गई है धारा 33 में। ठीक है, एक आपकी जो तवांग क्षेत्र है ये कहाँ स्थित है, ये अरुणाचल प्रदेश की एक घाटी है तवांग। ठीक है, 1946 में भारत की संविधान निर्मात्री सभा में राजस्थान के प्रतिनिधि मनोनीत हुए थे। तो कौन हुए थे, हीरालाल शास्त्री हुए थे। अब देखो राजस्थान में कुल 15 लोग गए थे भाई इसमें वहाँ पर, तो 11 तो मूल राजस्थान से थे, 4 अन्य राज्यों से थे, और अन्य राज्यों वाले भारत यहाँ की रियासतों के प्रधानमंत्री बने बैठे थे। वो कौन कौन है, देखो 4, जयपुर के प्रधानमंत्री थे वीटी कृष्णाचार्य, जोधपुर के थे सीएस वेंकटाचार्य, बीकानेर के थे केएम पन्नीकर, उदयपुर के थे टी विजय राघवाचार्य, ये यहाँ से गए थे, और ये 11 मूल राजस्थान के थे। एक देखो बेरी वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं, बेरी को भूंगल कहते हैं। ठीक है ना, और ये बाघ जी जाट भवाई नृत्य करते हैं तब इसको बजाते हैं, आपको याद रखना है। देखो ये सुशीर वाद्य यंत्र है, कुछ जो पूछे जाते हैं बार बार, एक तो मसक है, एक पुंगी है, एक बांकिया है, एक भूंगल है, ये सारे के सारे सुशीर वाद्य यंत्र है। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी, तो 1 अप्रैल 1973 को। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवा दिए।